हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गीतांजलि आईएएस क्लासेस में। आज हम जो पढ़ेंगे बायोलॉजी का टॉपिक होगा। बायोलॉजी का टॉपिक आपका चल रहा था जो पहले से ही अनुवांशिकी हमने चलाया हुआ था टॉपिक आपका जीनेटिक्स में। आपने उसके 3 पार्ट्स आपके हो चुके हैं। आज ही आपका 4th पार्ट होगा इसका, ठीक है। तो जीनेटिक्स का आज 4th पार्ट होगा। 3 पार्ट्स हम इसके करा चुके हैं आपके, क्योंकि काफ़ी इसमें मैटर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है ये टॉपिक्स। थोड़ा समझने में बच्चों को बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए थोड़ा तरीके से इसको समझाना पड़ता है। तो इसलिए इसमें 3 पार्ट्स आपके हो चुके हैं। आज हम इसका 4th पार्ट आपका कराएंगे, ठीक है। आपका 4th पार्ट आज हो जाएगा, तो इसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपका कंप्लीट करा देंगे। तो अनुवांशिकी आपकी ख़त्म करा देंगे आज या कल में, ठीक है। तो बस आप करते रहिए, पढ़ते रहिए ध्यान से, और हमारे जो चैनल से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमें जो सब्सक्राइब करते समय हमारे जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको हमारी जो भी वीडियो बने उस वीडियो का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो डेली आपको मिलता रहे। कोई भी नई वीडियो बनती है, नए लेक्चर होता है, तो डेली आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप उसको बेल आइकन को दबाते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो आपको डेली हमारी जो वीडियोस है ये मिलती रहेंगी। आप आसानी से इसको पढ़ते जाइए, पढ़ते रहिए। इसके बाद जो है बायोलॉजी खत्म हुई, इसके बाद नया सब्जेक्ट कराएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट इसी विषय से हम कराते रहेंगे, ठीक है। आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचेगा, ठीक है। जो पढ़ सकते हैं आप बच्चे इस पे पढ़ते रहिए, ठीक है। ध्यान से पढ़ते रहिए बस। चलिए, तो हमने जो पढ़ा था कल, और हमारे जो क्लासेज है ऑफलाइन क्लासेज भी चलने जा रही है, देखिए बच्चों, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेज है, तो जहाँ तक हमें लगता है कि बच्चों का हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज है, हमारा कोचिंग सेंटर आपको पता है, हमने उसमें बताया हुआ पहले से। हमारा जो कोचिंग सेंटर है मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर अड्डे के सामने गीतांजलि क्लासेज के नाम से है। आप वहाँ पर आना चाहते हो, ऑफलाइन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अपना नाम लिखा सकते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिस बैच में भी आपको ज्वाइन करना है तो वो आप करा सकते हो, ठीक है। जा करके आप वहाँ पर, जो बच्चे दूर से हैं, जो बच्चे नहीं आ सकते कोचिंग सेंटर, ठीक है, तो वो काफ़ी दूर से, मुजफ्फरनगर से काफ़ी दूर है, तो वो नहीं आ पाए, तो वो क्या है, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है, ऐप पर भी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है हमारे, तो ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐप पर जो हमारी क्लासेज होंगी उसमें आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलेंगे, सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज मिलेंगे और सभी प्रकार की क्लासेज मिलेंगी, ठीक है। उस पर आप कर सकते हो। हमारे जो ऐप पर है अभी सभी प्रकार की क्लासेज चल रही हैं। आपकी मैथ्स की भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है, और जीएस की, हिंदी की, सभी प्रकार की क्लासेज आपको अवेलेबल होंगी। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोर्सेज हैं वो सभी कराए जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट या किसी भी सब्जेक्ट को हम नहीं छोड़ेंगे उसमें से, ठीक है। सभी सब्जेक्ट आपके कराए जाएंगे, बस आपको करना है, उसमें से जो आपको पढ़ना है वो आप कर सकते हो। सभी क्लासेज अलग अलग चलती हैं, हर प्रकार के टीचर्स हैं। आपको जीएस में भी आपको हर प्रकार के टीचर्स मिलेंगे। जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ सकते हो। ऐप पर जाकर के हमारी जो डेमो क्लासेस है वो भी मिल जाएंगे आपको। तो डेमो के साथ साथ आप जिस टीचर्स का भी आपको अच्छा लगता है पढ़ना, आप वहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास सभी प्रकार के टीचर्स हैं। जिस टीचर से भी आप पढ़ना चाहो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको सारी अवेलेबिलिटी मिल जाएंगी, सारी जो है सुविधाएं आपको मिलेंगी वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जा करके कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन क्लासेज में आ सकते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, वहाँ पर आकर के करा सकते हो। तो हमारा जो कोचिंग सेंटर का एड्रेस है आपको पता है, मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर में है आपका सहारनपुर अड्डा, सहारनपुर अड्डे के सामने बस स्टैंड है, सहारनपुर बस स्टैंड कहते हैं जिसको भाई, तो वहां पर है, उसके सामने है बिल्कुल, ठीक है। इसके सामने किस नाम से, गीतांजलि क्लासेस, गीतांजलि क्लासेस। तो ये है हमारा जो है कोचिंग सेंटर का जो है, और जो ऑफलाइन अगर बच्चे कोई करना चाहते हो तो वो यहाँ पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर पे कराना है तो इस पे करा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये मोबाइल नंबर है, तो इस मोबाइल नंबर पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई जानकारी लेनी हो, किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। सभी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। तो आप जैसे भी
किसी भी प्रकार की जो है हमारे यहाँ पे कम से कम फीस में जो है आपकी कंप्लीट कराई जाती है क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम फीस में ही उपलब्ध हो जाती हैं, आपको हर प्रकार से बेस्ट कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा और वही कम फीस में मिलता है, अच्छे से अच्छे टीचर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको करना है, अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। डेमो क्लासेस दो, डेमो क्लासेस दे करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आइए। ठीक है, देखो ऑनलाइन चल रही है तो ऑनलाइन पढ़ सकता है बच्चा, वो ऑनलाइन पढ़े, जो बच्चा आकर के ऑफलाइन पढ़ सकता है वो ऑफलाइन पढ़े। ठीक है, इतना है बस। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लासेस। आपका जेनेटिक्स चल रहा था, तो जेनेटिक्स में हम देख लेते हैं कहाँ तक हम करा चुके थे और आगे आपका क्या कराना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चे, हमें कराना क्या है, हमारा चल रहा था आपका जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, तो जेनेटिक्स चल रहा था आपका। और ठीक है, चलिए अब समझते हैं हमने जेनेटिक्स में कहाँ तक पढ़ा था आपका। हमने मेंडल के पढ़ लिए थे कि मेंडल ने प्रयोग दिए थे, जो मेंडल ने प्रयोग किए 7 प्रयोग किए थे, तो 7 प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। कैसे कैसे था भाई, तने की लंबाई, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, तो ये 7 प्रकार से उसने 7 लक्षणों पे किया गया था, एक्सपेरिमेंट किए थे, ये हम बता चुके थे आपको। ठीक है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन किस प्रकार से बनते, ये सब बता चुके थे आपको। ठीक है, उसके बाद हमने आपको संकरण भी करा दिया था, संकरण भी कैसे कैसे हुआ वो करा दिया था। अब इसी में ही जो हमने कराया था, इसमें आपको मोनो हाइब्रिडाइजेशन कराया, यानी कि एकल संकर संकरण आपको करा दिया था। तो उसमें F1 जनरेशन में क्या बनता है, F2 जनरेशन में क्या होता है, प्रभावी कौन होता है, कौन अप्रभावी होता है, तो इस प्रकार से हम आपको सब कुछ करा चुके थे। ठीक है, अब हम डबल संकर संकरण करा चुके थे। ठीक है, डबल हाइब्रिड क्रॉस करा चुके थे, तो डबल हाइब्रिड क्रॉस में भी आपको यानी कि द्विसंकर संकरण वो हम करा चुके थे। उसमें आपको फिनोटाइप कैसे था, जीनोटाइप क्या होता है, वो किस प्रकार से हम निकालते हैं, किस प्रकार से उसमें लक्षण लिए जाते हैं, कितने जोड़ी लक्षण लेते हैं, तो वो सब हम आपको करा चुके थे। ठीक है, वो हो चुका था। इसके बाद आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें से जो आपका पार्ट बनेगा वो बनेगा आपका, जैसे उसने 7 प्रयोग किए थे बच्चों, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण लिए थे। आज क्या होगा, इसमें 7 लक्षणों के बाद क्या था, इसने 3 नियम दिए, इन्हीं के आधार पे क्या दिए, इसने 3 नियम दिए। किसने, मेंडल ने क्या दिए थे बच्चों, 3 नियम दिए। जैसे ये लक्षण इसने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, तो इन प्रयोगों के आधार पर इसने 3 नियम बनाए, और 3 नियम जो बनाए वो देख लेते हैं हम। 3 नियम बनाए इसने। ठीक है, जिसमें इसने पहला नियम जो बताया, 3 नियम दिए इसने। पहला नियम था जिसे कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। बच्चों ये नियम इसके बहुत जरूरी है याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नाम आपसे नाम ही पूछा जाता है कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने जो नियम दिए थे आपके अनुवांशिकी के 3 नियम, वो 3 नियम क्या है, उनके नाम क्या है, आपसे नाम ही पूछ लेता है, तो आपको नाम ही याद रखना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है, देखिए, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तीसरा आता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्शन। ठीक है, देखो इसको जो पहले वाला है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका याद रखना है आपको, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा आपसे पूछे दूसरे को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। बच्ची ये नाम ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम ही आपको याद रहेंगे तो आपका एक नंबर पक्का हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें से पूछा जाए, हर कोई बच्चा इसको कर नहीं पाता। पृथक्करण, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, क्या कहते हैं, विसंयोजन का नियम, नियम। ठीक है, और शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बच्चों, इसे शुद्धता का नियम।
तो ये नाम आपको याद रखने, इसको क्या कहा। फिर आपका आता है तीसरा, इसे क्या कहेंगे, इसको अगर आप याद रखते हो, इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा संकरण होता है जो प्रभाविता का नियम है, तो इसमें आपका एकल संकरण बहुत पूछे जाते हैं बच्चों ये। इसमें एकल संकरण, ठीक है, जिसे कहते हैं मोनो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आपसे इसमें पूछा। अब आपसे दूसरे में पूछा जाए कि बच्चों इसमें कौन सा आता है, इसमें भी आपका एकल संकरण होता है, एकल संकरण, इसमें भी एकल संकरण, मोनो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। आपसे तीसरे में पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार का संकरण होता है, तो इसमें आपका होता है डबल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, द्विसंकरण। ठीक है बच्चों, तो इसमें द्विसंकरण। तो इन तीनों नियमों में आपसे संकरण पूछा जाए कि किस प्रकार के संकरण पर आधारित है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम एकल संकरण पर आधारित है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, शुद्धता का नियम किस पर आधारित है, एकल संकरण पर आधारित है। थर्ड पूछता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोर्शन, ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये किस पर आधारित है, डबल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें द्विसंकरण होता है। ठीक है, आपसे इतना पूछा जाए तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हुआ बच्चों, चलिए इसको अच्छी प्रकार से नोट्स बनाना है, इसको समझना है आपको। चलिए अब चलते हैं, आपका इसको पढ़ते हैं अलग अलग। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब देख लेते हैं इसका। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें, इसका जो पहला हमने बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको समझ लेते हैं इसमें क्या है। देखिए इसे कहते हैं आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, पृथक्करण का नियम। तो इसमें क्या बताया, इसमें इसने जो बताया, इसमें लिया आपका, इसमें कहा कि जो लक्षण F1 जनरेशन, जो लक्षण F1 जनरेशन में दिखाई देता है वह प्रभावी होता है, तो हमने पहले ही बताया आपको प्रभाविता का नियम, इसी आधार पर से क्या कहा था, प्रभाविता का नियम। तो ये आपका क्या था, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्यों बना, इसी को क्यों कहा, मान लिया आपका दो है, एक ये युग्म है जीन युग्म, एक आपका ये जीन युग्म है ये, ठीक है, दो जीन युग्म हो गया, इसे हमने शुद्ध लंबा कहा, इसको शुद्ध लंबा, इसको शुद्ध बोना, ये शुद्ध बोना है आपका। ठीक है, इसको क्या है, कैपिटल टी को लंबे से डिनोट करते हैं, बापन, स्मॉल टी को हम बोनेपन से। ठीक है बच्चों, ये समझना है आपको। हमने इसको कैपिटल टी को लंबापन से डिनोट किया, इसको बोनापन से डिनोट किया, तो हमने जो लिया इसका जीन युग्म, तो ये क्या हुआ, शुद्ध लंबा, क्योंकि ये भी लंबे का है, ये भी लंबापन, तो पूरा क्या है, पूरा लंबा होगा इसमें। जब पूरा ही लंबा होगा तो इसे कह दिया हमने शुद्ध। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, शुद्ध कह दिया। ठीक है, इसी प्रकार ये बोनेपन का, ये भी बोनापन, ये भी बोना, तो क्या कह दिया, पूरी तरह से शुद्ध बोना है, तो इसको शुद्ध बोनापन कह दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब जब इनका हमने कराया, क्रॉस कराते हैं, संकरण कराया जाता है जब इनका, ठीक है बच्चों, इनका कराया हमने संकरण। ठीक है, ये लक्षण डाल ले, ये लक्षण, दोनों को मिलाया, मिलने के बाद क्या बनता है आपका टी और टी।
ठीक है, चलिए कैसे बनता है ये समझ लेते हैं। यहीं पर देखिए, ये था आपका, इसमें टी और टी, स्मॉल टी, तो क्या बनेगा, टी टी बनेगा। यहाँ पर भी यही बनेगा, इसको मिलाया, इसको मिलाने से दोनों, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको और इसको यहाँ पे, ठीक है, मिलाने से सेम बनेंगे, ठीक है, मैचिंग करा देना। तो ऐसे जो है इसे कहते हैं आपका चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड, ये होता है आपका चेकर बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो चेकर बोर्ड से आपसे किसी भी प्रकार का पूछा है कि इसमें फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है, तो क्या है, केवल इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होगा आपका। ठीक है बच्चों, चलिए अब सब, क्योंकि जो F1 जनरेशन होगी, F1 जनरेशन में आपका क्या होता है, सेम होता है। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक, थर्ड यही बना, चौथा भी यही बना। ठीक है बच्चों, तो ये होता है, इसमें कहा कि जो आपका क्या दिखाई दिया, आपका कहा F, जो लक्षण F1 जनरेशन में दिखाई देता है, तो लक्षण कौन सा दिखाई देता है आपका, T, लंबापन दिखाई देता है, तो वह प्रभावी होता है। तो प्रभावी कौन सा होगा, आपका लंबापन ही प्रभावी होगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे हम कह देंगे अशुद्ध लंबा। तो इसे कहा जाएगा, जो जनरेशन बनेगी, जो पौधे बनेंगे, इन्हें कहा जाएगा अशुद्ध लंबा, और इसे भी अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा। तो कैसे बनेंगे, इसमें अशुद्ध लंबे ही बनते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, कैसे बनेंगे, अशुद्ध लंबे। तो इसमें जीनोटाइप भी फिनोटाइप भी क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। F1 जनरेशन में जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जीनोटाइप क्या होगा इसका, भाई जीनोटाइप बराबर फिनोटाइप। ठीक है बच्चों, जीनोटाइप 4 होता है, 4 होते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होते हैं, 4 होते हैं। हो जाएगा, क्लियर है इतना। तो आपसे यही पूछा जाए तो इसमें क्या क्या होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, इस अगर किसी के बच्चे की थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो जो नया बच्चा है वो हमसे इससे पहली वीडियो देख ले, उसमें सारा क्लियरेंस किया हुआ है, सारी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अच्छे प्रकार से समझाया हुआ है, तो उसमें देख सकता है, उसको देखने के बाद ही इसको देखना, अदरवाइज अच्छी प्रकार से समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका अशुद्ध लंबा, हो जाएगा। चलिए, इसका आप बना सकते हैं, इसको अच्छी प्रकार से बनाइए, तब देखते हैं। ठीक है, समझिए इसको एक बार। होगा बच्चों, चलिए अब इसमें आपका जो आएगा वो देख लेते हैं। अब इसमें आते हैं आपके कुछ अपवाद। देखो, कुछ पौधे होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे। अब इसमें देख लेते हैं हम कुछ उदाहरण इसके। तो इसमें अपवाद आते हैं कुछ, तो अपवाद देख लेते हैं। जीव प्रभाविता का है, लेकिन वो अप्रभावी होते हैं। ठीक है, तो अपवाद देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं अपवाद। इसमें अपवाद समझेंगे, एक्सेप्शन समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें अप्रभावी। ठीक है, अप्रभावी होते हैं। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता जिसे कहते हैं, इसे ही कह देंगे हम, इसी को कहते हैं आपका अपूर्ण प्रभावी कहा जाता है। ये अपवाद है, तो जिसे ही हम कहते हैं अपूर्ण प्रभावी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभावी भी कहा गया। क्या कहा बच्चों, अपूर्ण प्रभावी। तो बस ये आपको ध्यान से समझना है, पूर्ण प्रभावी, अप्रभावी। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या है, माना जैसे एग्जाम्पल में आएगा, इसमें कुछ पौधा होता है, एक देखो, एक होता है पौधा मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा। इसका नाम बहुत आता है एग्जाम में बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मिराबिलिस जलापा किस नियम पर आधारित है और किस नियम का अपवाद है। अपवाद में आपसे पूछा जाए किसका है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो अपवाद है वो मिराबिलिस जलापा है। ठीक है, जिसे गुलाबास कहा जाता है। इसके नाम आपको याद रखने अलग अलग, क्योंकि यही है और यही एग्जाम में आता है। ठीक है, यही होते हैं और यही एग्जाम में आते हैं। एक होता है 4 ओ क्लॉक, इसी का नाम है 4 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक प्लांट, इसी का नाम होता है बच्चों, 4 ओ क्लॉक प्लांट। ठीक है, तो ये भी इसी का नाम है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हमें तो ये समझना है। ये पौधा है, सारे नाम इसी के हैं, मिराबिलिस जलापा के नाम से आता है, गुलाबास के नाम से आएगा, 4 ओ क्लॉक
प्लांट के नाम से आता है। तो होता क्या है, इसमें हम लेते हैं दोनों का संकरण। इसके दो लक्षण लेंगे, एक तो हम इसमें पौधे के लक्षण लेते हैं रेड वाले के, एक तो रेड कलर वाला लेते हैं, दूसरा व्हाइट कलर वाला। तो इस पौधे में ऐसा होता है कि जब इसका व्हाइट वाले का कराते हैं संकरण, रेड वाले का कराएंगे, तो जब दोनों का क्या कराते हैं हम संकरण कराते हैं, ठीक है, क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद बनता क्या है, इसमें हमने कहा कि अपूर्ण प्रभावी, इसमें प्रभावी नहीं होगा। तो क्या है, रेड इसमें है तो इसका मतलब रेड भी क्या है, प्रभावी नहीं होगा। व्हाइट है तो व्हाइट भी क्या होगा, प्रभावी नहीं होगा। तो ना तो रेड बनेगा ना व्हाइट बनेगा। तो कैसा बनता है, इसमें गुलाबी बनता है इनके मिलाने से। कैसा बनेगा बच्चों, गुलाबी, पिंक बनेगा। ठीक है, अब बताओ क्या हुआ, ये अपवाद हुआ कि नहीं ये वाला, तो अपूर्ण प्रभावी रहता है। तो ये क्या होता है, अगर हमने व्हाइट मिलाया रेड मिलाया तो कैसे बने, तो ये जो बनते हैं आपके, ये ना तो व्हाइट का प्रभाव रहता है इसमें, ना ही रेड का प्रभाव नहीं रहा। तो कैसा बन गए हैं, ये आपका गुलाबी बन जाता है। ठीक है, कैसा बन गए हैं, गुलाबी। तो इसे ही क्या दिया हमने, इसे अपूर्ण प्रभावी, अपूर्ण प्रभावी। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपको ये तो याद नहीं, ये केवल ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि ऐसे ऐसे बनता है, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल आपको नाम याद रखने की, अपूर्ण प्रभावी कौन सा होता है, पहले नियम में कौन कौन से पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद समझ लेते हैं, गुलाबास हो गया। ठीक है, चलिए एक इसको जिसको उतारना है उतारिए फटाफट, नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल होगा नेक्स्ट आपका। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट इसका बच्चों इसको ध्यान से, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको समझना है थोड़ा ध्यान से। चलिए इसमें कौन सा आएगा आपका, सेकंड जो आपका एग्जाम्पल आता है, इसका नाम होता है आपका स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन। ठीक है, इसी का नाम होता है कुत्ता पादप, कहते हैं इसको, पौधा है ये भी, कुत्ता पादप। एक होता है इसी का नाम एंटी राइनस। ठीक है बच्चों, तो ये नाम इसके याद रखने, एंटी राइनस, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं एंटी राइनस। ठीक है बच्चों, तो ये नाम है। तो ये वाला जो पौधा होता है, ये भी कैसा अपवाद होता है आपका, पहले नियम का, पहले नियम का अपवाद होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने लिया ब्लैक, इसका कलर, एक तो ब्लैक कलर का लिया इसका लक्षण, एक लिया हमने व्हाइट का। ब्लैक और व्हाइट होता है इसमें कलर। तो ब्लैक और व्हाइट को जब मिलाते हैं, इनका क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस करने के बाद क्या बनता है, ना तो ब्लैक बनता ना व्हाइट बनता, कैसा बन जाता है, ये ब्लू बन जाता है, नीला। तो क्रॉस करने के बाद कैसा बनता है बच्चों, ये नीला बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो ये रह गया, ये हो गया। इसके बाद इसका एक अपवाद बस यहाँ पे लिख लेना, उसका नाम। ठीक है, एंडाल्यूशिन मुर्गा, इसका नाम होता है एंडाल्यूशिन मुर्गा। तो ये होता है, ये भी ऐसा ही होता है, इसमें भी क्या होता है, अप्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम दिखाता है, अपूर्ण प्रभावी रहता है, जो आपका किसका अपवाद है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो तीनों अपवाद आपको याद होंगे, तो बस इनके आपको नाम याद रखने हैं। इसका एक एंडाल्यूशिन मुर्गा होता है इसी प्रकार से, उसका जब क्रॉस कराते हैं तो वो भी क्या आता है, अपूर्ण प्रभावी रहता है, प्रभावी नहीं होता। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने बताया आपको पहला, ठीक है, जलापा बताया। ठीक है, चलिए तो ये भी आपके तीन प्रकार के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसी प्रकार एक इसमें आता है आपका, आपने देखा हो एक सह प्रभाविता, सुना हो इसमें अपवाद, एक आपका आएगा इसमें सह प्रभाविता, सह प्रभाविता, को डोमिनेंस कहते हैं जिसको, ये डोमिनेंस वो को डोमिनेंस। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है, कोडोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, तो कोडोमिनेंस समझना है आपने। एक तो आपने लिया कैसा, एक तो ब्लैक है कलर, एक ब्लैक कलर, और एक लिया इसका व्हाइट। तो इस प्रकार में क्या होता है, जब इन दोनों को संकरण कराया जाता है तो हमारा क्या बनता है, जो संकरण के बाद बनेगा उसको आपको याद रखना है। तो ना तो ब्लैक बनता ना व्हाइट, तो क्या बनता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। कुछ कलर तो कैसे बन गए इसमें, कहीं कहीं तो व्हाइट कलर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये ब्लैक वाला,
ये क्या हो गया, ये देखो। अब बताओ यहाँ पे अब क्या हो गया इसमें, भाई ब्लैक था वाइट था, अब क्या हुआ यहाँ पे कुछ तो धब्बे ऐसे आए कि जो ब्लैक ब्लैक वाले आ गए, तो यानी कि ब्लैक वाला कलर भी आया और वाइट वाला कलर भी आ गया। तो ये वाइट वाले हैं और ये ब्लैक वाले। जैसे चितकबरा आपने सुना हो, मल्टी कलर्ड एनिमल, इसे कहते हैं चितकबरा। चितकबरा बनते हैं ना मल्टी कलर्ड एनिमल, मल्टी कलर्ड एनिमल। ऐसे देखते हो ना कुछ, जहाँ पे कुछ सफेद कलर के भी, व्हाइट कलर भी, सफेद भी व्हाइट भी दोनों कलर आते हैं जो एनिमल्स पे, ठीक है, तो उसे चितकबरा कहते हैं। तो उसे ही कहते हैं आपका ब्लैक और व्हाइट। यानी कि जब ब्लैक और व्हाइट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ब्लैक भी अपना लक्षण छोड़ देता है, व्हाइट भी अपने लक्षण दे देता है। तो ब्लैक के लक्षण भी आते हैं, व्हाइट के लक्षण भी, इसे ही कहते हैं कोडोमिनेंस। तो प्रभावी तो कोई नहीं हुआ, कोई प्रभावी नहीं, यानी कि क्या हुआ आपका, एक प्रभावी नहीं होता, दोनों ही क्या करते हैं, बराबर चलते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या करेंगे, बराबर प्रभावी होते हैं। भाई तू काला भी है तो मैं भी आता हूं सफेद, काला है तो सफेद भी आएगा, तो दोनों आ जाते हैं बराबर उसमें, तो उसे ही कहते हैं आपका कोडोमिनेंस। सह प्रभाविता ध्यान रखना है आपको बच्चों, सह प्रभाविता में इसका एग्जाम्पल एक देख लेना आपका, जैसे ब्लड ग्रुप होता है आपका, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में क्या होता है आपका, ए एंटीजेंस, ए एंटीजेंस पाया गया, बी एंटीजेंस भी होता है, तो माता में और पिता में, ठीक है। तो क्या होता है जब ए एंटीजेंस बी एंटीजेंस, तो जब बच्चे का ब्लड ग्रुप बनता है ए और बी एंटीजेंस दोनों आ जाते हैं नहीं बच्चे में, तो ए और बी दोनों एंटीजेंस आएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। तो वो किसकी वजह से बनता है, जब एक प्रभावी ना होकर के दोनों हो जाते हैं तो अपूर्ण प्रभावी रहते हैं, तो दोनों क्या रहते हैं, अपूर्ण, यानी कि इसका भी आया और ये भी लक्षण दोनों आ गए, तभी तो क्या बनते हैं आपका ये। तो एग्जाम्पल में बहुत बार प्रश्न आया है कि कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, कोडोमिनेंस का उदाहरण बताइए। सह प्रभाविता का उदाहरण ब्लड ग्रुप है, बहुत एग्जाम में आया है, बहुत बार पूछा गया है, आपको यही याद रखना है इस प्रकार से, ठीक है, ये याद रख सकते हो, इतना काफी है आपके लिए, ठीक है, आप एग्जाम में क्लियर हो सकते हो। चलिए खत्म आपकी ये कहानी। चलिए अब आता है इसके बाद आपका दूसरा, देखो दूसरा नियम होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है बच्चों, इसको समझना है आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है आपका, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझना है, ध्यान से इसको पढ़ना है, तो अब समझ लिए होता क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होगा, बस आपको ये रखना है ध्यान, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, क्या कहा था इसको बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या बताया आपको, अब हम इसमें क्या लेते हैं समझना है बस। एक लिया हमने, ये लिया था, ये था, ठीक है, तो इसमें क्या बताएगा इस नियम में, जब इनका हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद क्या बनता है, ये बनता है, तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा, बस आपसे ये पूछेगा, ये हम पहले उसमें बता चुके हैं कि F1 जनरेशन में टी बने, टी स्मॉल टी, तो 4 बनते हैं इस प्रकार से। चलिए अब इसके बाद जब इनका क्या कराते हैं, आंतरिक संकरण कराया जाता है, जब इनकी संतानों में क्या कराते हैं, ये 4 संतान हुई पौधों की, और ये 4 पौधों की संतान एक जैसी है, अब जब इनका आपस में कराएंगे, ठीक है, प्रभावी कौन था इसमें अशुद्ध लंबा था, तो इसमें भी अशुद्ध लंबा ही है, तो जब इनका अशुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा का ही क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, अशुद्ध लंबे का और अशुद्ध लंबे का, तो क्या बनता है इसमें से, अब इसमें से बनेगा आपका, देखो एक तो ये बनेगा, ठीक है, जब एक ये बना और एक ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि जब इनका क्रॉस आपस में कराया जाता है F2 जनरेशन, तो ये बनेगी F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में बताओ किसका प्रभाव रहता है, तो F2 जनरेशन में किसी का प्रभाव नहीं रहता, तो यहाँ पे बताओ किसका प्रभाव है, क्या इसका लंबेपन का, नहीं, क्योंकि बोनापन नहीं आ गया यहाँ पे,
तो क्या अशुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा भी, बौनापन भी, सारे क्या हैं, सारे लक्षण पाए जाते हैं, कोई भी प्रभावी नहीं होता। तो यही कहा जाता है कि जो उसमें दिखाई देता है वो प्रभावी नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि F2 जनरेशन में कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं होता, चाहे वो 5 साल बाद देखो आपको, चाहे 10 साल बाद देखो, कोई सा भी लक्षण प्रभावी नहीं दिखाई देगा F2 जनरेशन में। तो यही आपका होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे आपने पृथक्करण का नियम कहा, पृथक्करण का नियम। ठीक है, इसे ही कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसे ही शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, किसे कहते हैं, सेकंड को। ठीक है बच्चों, सेकंड था। तो इसी में आपको क्या रखना है, इसमें बताया गया कि F2 जनरेशन में जब इनका आंतरिक F1 जनरेशन की संतान में जब आपस में ही संकरण कराया जाता है तो उन पर क्या होता है, F2 जनरेशन में आने वाले जो प्रभाव है वो कोई सा भी प्रभाव नहीं आता, किसी का भी प्रभाव नहीं होता, बस आपको ये रखना है। तो F2 जनरेशन में ये आपको याद रखना है, F2 जनरेशन में किसी का भी प्रभाव नहीं होता। तो किसी से भी क्या है, किसी एक दूसरे पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये लिख लेना है, एक दूसरे पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। तो बताइए, अब इसमें से बताइए आपको क्या दिक्कत है, किस प्रकार की दिक्कतें होनी, कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए, बस आपको ये समझना है। ठीक है, तो यही है। अब इसमें क्या बना था, देखो हमने जैसे इसको मिलाया, ये 4, इसका चेकर बोर्ड बनाइए। अब चेकर बोर्ड में क्या आएगा, ठीक है, चेकर बोर्ड देख लीजिए। अब चेकर बोर्ड में क्या बनेगा आपको ये ध्यान से देखना है। ये था आपका कैपिटल टी, ये स्मॉल टी लेते हैं इधर, क्योंकि स्मॉल टी कैपिटल वाले, ये शुद्ध वाले, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। अब क्या बनेगा, ये इसमें वो नहीं, हाँ इसमें कराएंगे ना, इसका तो हो गया ना, हमें इसका ही तो देखना है, ये वाला है ना, वो तो हमने पिछले उसमें देख ही लिया था, तो ये वाला देखना है आपको। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब इनमें हम आपस में कराते हैं क्रॉस F2 जनरेशन में, तो क्या बनता है, ये भी और ये भी सेम थे, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे इस प्रकार, यहाँ पे स्मॉल टी। क्या बनेंगे, नहीं, ध्यान से समझ लेना इसको, बनेंगे जब इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो ये बनते हैं। जब ये बनेंगे तो क्या होगा, इसमें से एक तो आपका ये हो गया, इसमें लंबापन, इसमें लंबापन, इसमें लंबापन। ठीक है, तो 3 प्रभावी हैं और एक अप्रभावी है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो अप्रभावी होते हैं। यही पूछा जाएगा, F2 जनरेशन में जो भी लक्षण दिखाई देते हैं वह अप्रभावी होते हैं। लक्षण दिखाई लंबेपन के भी, बौनेपन का भी। क्या बौनापन प्रभावी है, नहीं, क्योंकि प्रभावी तब होता कि जब क्या होता, केवल बौनापन ही आता। लंबापन तब प्रभावी होता जब सारे में क्या है, लंबापन आता। जैसे F1 जनरेशन में क्या है, यहाँ पे भी अशुद्ध लंबा, यहाँ पे भी अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा। बोना तो नहीं आया ना, तो बोना नहीं आया, बोनापन, तो कोई से में भी क्या है, बोनापन नहीं आया, इसलिए क्या है, इसमें प्रभावी कौन सा था, लंबापन, तो प्रभाविता का नियम। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें कोई सा भी प्रभावी नहीं होगा F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में बता दीजिए कौन सा प्रभावी होगा। ये प्रभावी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चला गया, यहाँ तक प्रभावी, यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर तो लंबापन नहीं है, तो कैसे प्रभावी होगा, नहीं होगा। और ये प्रभावी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे लंबापन, यहाँ पे, तो बोनापन यहीं पे है केवल, तो ना ये प्रभावी ना ये प्रभावी। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं वह अप्रभावी होते हैं। यहाँ पे लिख लेना, जो लक्षण F2, जो लक्षण F2 जनरेशन में दिखाई देते हैं, वह अप्रभावी होते हैं। बस ये नियम, यही नियम की डेफिनेशन है, प्रभावी होते हैं, अप्रभावी होते हैं, ये है डेफिनेशन, ये आपको याद रखना है 2nd नंबर का। ठीक है, चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, इसका तीसरा नियम।
जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, मैं सारी इनको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ पूरी प्रकार से। पहले केवल अब आपको नियम से संबंधित बातें समझनी है, तो नियम समझ लेते हैं अब। ठीक है, अब तीसरा जो नियम होता है आपका, तीसरे नियम में क्या आएगा, बस आपको ये समझना है तीसरा नियम क्या होगा। बताओ क्या बताया मैंने तीसरा नियम। मैंने जो तीसरा नियम बताया, ध्यान से रखना, इसको समझना अच्छी प्रकार। देखो तीसरा जो आपका नियम है वो देखो, इसे बताया कि मैंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्शन। ठीक है बच्चों, स्वतंत्र अपव्यूहन, इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं इसे, इकाई का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। इकाई का सिद्धांत भी आपको याद रख ले भाई, इकाई का सिद्धांत, इकाई का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखना क्या है, इकाई का मतलब कि अगर हम कराते हैं तो उसमें एक लक्षण तो जरूर रहता है, अगर दो लगते हैं। अब देखना समझ इसमें, बस होता क्या है, जब दो लक्षण के जोड़े लिए जाते हैं तो क्या लेते हैं हम, दो लक्षण लेते हैं, कैरेक्टर दो लेते हैं बच्चों। कितने, 2 कैरेक्टर लेते हैं। कितने कैरेक्टर लिए, 2 कैरेक्टर लिए। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर में क्या होता है, पहला कैरेक्टर तो हम लेते हैं इसमें रंग का लिया, एक रंग का, दूसरा आकार। ठीक है बच्चों, कोई फूल है, कोई पौधा है, उसका एक रंग लिया, बीज का आकार लिया। बीज का क्या है, किसी भी चीज का क्या है, दो लक्षण लेते हैं, एक लक्षण तो रंग हो गया और एक लक्षण आकार हो गया, तो इनके जोड़े लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कैसे हैं, हम समझ लेते हैं। इसको मिटा देता हूं, तब आकर के पूरा आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब होगा आपका, ये लिया हमने भाई आर का मतलब है गोल। ठीक है, स्मॉल आर, इसका मतलब है झुर्रीदार। तो ये क्या हो गया आपके आकार, तो आकार ये आ गया झुर्रीदार। ठीक है, ये राउंड हो गया और ये रिंकल। इसके बाद जो रंग लिया हमने, रंग कैसा लेंगे। ठीक है बच्चों, रंग, अब रंग में देख लेते हैं, जो रंग होगा, एक तो पीला लिया, पीला, और एक रंग में क्या होगा आपका, एक होगा आपका हरा। ठीक है, इससे कैपिटल वाई और इसको स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। यहां तक समझ आया। तो ये दो लक्षण लिए, एक लक्षण दो लक्षण। अब इनमें क्या है, जोड़ा बनता है एक लक्षण में, इसमें भी जोड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए एक पीला कलर या हरा कलर होगा और एक इसमें रेड, और ये लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक पौधा लेते हैं। अब मान लिया हमने पहला पौधा लिया, पहला पौधा। अब इसमें क्या आएगा, पहले पौधे में जो पहले पौधे के लक्षण है उसमें हमने हार, इसका मतलब होगा शुद्ध गोल, और इसका मतलब होगा वाई, इसका मतलब पीला। तो इसका पूरे का मतलब ये पौधे को क्या बताएगा, इसे बताएंगे हम शुद्ध गोल। इसका मतलब गोल होगा, दोनों समान है, इसका मतलब पीला, शुद्ध गोल पीला। और दूसरा लेते हैं हम कैपिटल स्मॉल वाई, इसका मतलब होगा शुद्ध, ये क्या है, झुर्रीदार और हरा, शुद्ध झुर्रीदार हरा। ठीक है बच्चों, बस आपको यही समझना है। अब इनका जब हम क्रॉस कराएंगे, जब इनका क्रॉस कराते हैं तो इनमें से क्या बनता है। देखो चेकर बोर्ड में आपको बता चुका हूं, केवल आपको यहाँ पे इस नियम को समझना है कि इस नियम में क्या कहा गया है। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद क्या बनता है, आर। ठीक है, अगर ये आया तो इसके साथ ये आ सकता है, स्मॉल वाई, तो या तो ये आएगा। और दूसरी तरफ अगर हमारा स्मॉल आर आया ये, तो इसके साथ कैपिटल वाई आएगा, तो ये बना। अब बताइए यहाँ पर, या तो अगर ये बनेगा या ये बनेगा। अब बताइए क्या होगा। अब इसमें क्या है, आपका गोल था लक्षण, तो क्या होगा इसका मतलब, इसका होगा अशुद्ध, इसका मतलब गोल होता है तो गोल, इसका मतलब हरा।
ठीक है, ये बनेगा ये। इसका मतलब बताइए, अशुद्ध तो हो ही जाएगा, दोनों चेंज हो गए। इसका मतलब क्या होता है, इसका झुर्रीदार, झुर्रीदार, और इसका मतलब आपका पीला। अब बताइए इसमें, तो ये क्या होती है आपकी, जब इनके बीच में हम कराते हैं F2 जनरेशन, तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो तब जाकर के क्या बनते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो इसने क्या कहा, ये नियम ये कहता है कि जब हम दो अलग अलग लक्षणों वाले जोड़ों का क्रॉस कराते हैं तब जाकर के जो क्रॉस बनता है उनमें एक लक्षण तो जरूर रहता है, एक लक्षण जरूर रहेगा। तो लक्षण देख लीजिए, यहाँ पे जब हमने कराया इसका इसका, तो इसमें से बताइए इस साइड में क्या बचा, आर आर वाई वाई। तो क्या चेंज हुआ, केवल यही तो बदला, हरा गोल तो झुका तो रहा, ये क्या रहा, एज इट इज रहा। तो ये एज इट इज रहा, तो ये सेम रहा, सिर्फ चेंज क्या हुआ, एक लक्षण। तो एक लक्षण क्या रहता है, वो चेंज होता है, लेकिन एक लक्षण जरूर बना रहता है। तो आपका तीसरा नियम ये कहता है, अगर हम दो लक्षणों वाले लेते हैं, दो लक्षणों वाले जोड़ों का संकरण कराया जाता है, क्या कराते हैं, दो लक्षणों वाले जोड़ों का, तो उनमें से जब संकरण कराते हैं तो संकरण के बाद एक लक्षण जरूर बचा रह जाता है, एक लक्षण आपका क्या है, पीढ़ी में जरूर आता है। तो इसमें क्या हुआ, जब इनका कराया, एक लक्षण या तो गोल आएगा या हरा। अब इस वाले में देख ले, अगर ये बना तो क्या बनेगा, इसका मतलब ये झुर्रीदार है, तो झुर्रीदार था इसमें, तो झुर्रीदार, लेकिन बस हरे की जगह क्या है, पीला आ गया। लेकिन झुर्रीदार जो लक्षण था वो तो बना रहा, इधर बना रहेगा। तो एक लक्षण क्या होता है, एक लक्षण जरूरी बना रहता है, ठीक है। तो यही इसका नियम होता है कि जब कराते हैं तो दो लक्षणों को लेने पर एक लक्षण बना रहता है। तो यही पॉइंट है, यही लक्षण है आपका, और यही आपका इसका नियम है, यही पूछा जाता है, यही नियम है आपका। ठीक है, तो यही नियम आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक तो क्या रहेगा, एक तो जगह तो बना रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए बस ये आपको याद रखना है। इसके अपवाद में पूछा जाए, बस अपवाद क्या होता है, अपवाद का जो एक्सेप्शन होता है वो सहलग्नता हो जाता है बच्चों, सहलग्नता, लग्नता, लिंकेज जिसे कहते हैं, लिंकेज, सहलग्नता, लिंकेज। जैसे हमारा गुणसूत्र होता है, इस पे जीन्स पाए जाते हैं इस प्रकार से, तो ये जीन्स होते हैं, इनमें से कोई भी जीन्स जो होता है एक लक्षण का, वो क्या है, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता चला जाता है। ठीक है, वो बदलता नहीं। तो एक लक्षण क्या होता है, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनमें चलता चला जाता है। तो इसलिए जो है सहलग्नता क्या होती है, अपवाद होती है इसमें। ठीक है, कोई भी जो लक्षण है वो कम नहीं होता, तो वो क्या है, पूरा लक्षण जो है इसमें से चलता चला जाता है। अगर कोई जीन्स जो है आपका गुणसूत्र में से चला जाता है, जो का तो चेंज होता है, कोई जो गुणसूत्र, यानी कि जो गुणसूत्र जो है एक बार चला जाएगा वो चेंज नहीं होगा, वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपका चलता चला जाता है। तो सहलग्नता जो होती है इसका अपवाद होती है। आपसे पूछा जाए तीसरे नियम का जो अपवाद होती है वो सहलग्नता होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये आपका क्लियर हो गया। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इतना ही आपको करना था, ये आपका हो गया। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो डिजीज होंगी आपकी। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे आपका हेडिंग लिख देते हैं, अनुवांशिक बीमारियां, अनुवांशिक बीमारी या रोग। बहुत सारे रोग हैं बच्चों, सारे समझेंगे इसमें। अनुवांशिक रोग, ये भी क्या होता है आपका, ये हमें पता है कि दो भाग होते हैं इसके। ठीक है, एक होता है आपका सहलग्नता, सहलग्नता रोग। ठीक है, और दूसरा जो आपका होता है, ये तो सहलग्नता हो गया, दूसरे होते हैं आपके उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन संबंधी रोग। ठीक है, म्यूटेशनल डिजीज। ठीक है बच्चों, ये कहते हैं म्यूटेशनल डिजीज। ये आपकी लिंकेज डिजीज,
डिजीज हो जाती है। तो ये लिंकेज डिजीज होती है, ये उत्परिवर्तन संबंधित डिजीज होती है। ठीक है। अब ये जो सहलग्नता रोग होते हैं ये कैसे होते हैं आपके, जब कोई जीन, इसकी तो डेफिनेशन है केवल ये लिख लेना, जब कोई जीन्स किसी क्रोमोसोम्स पर इस प्रकार पाया जाता है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता चला जाता है। जब कोई जीन किसी क्रोमोसोम्स पर गुणसूत्र पर इस प्रकार पाया जाता है कि वह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। तो इसे ही कहते हैं, इस प्रकार से जो बीमारी बनती है उसे सहलग्नता संबंधित बीमारी कहते हैं, लिंकेज डिजीज कहा जाता है बच्चों उसको। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब किसी जीन या डीएनए में चेंज हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है और वह आगे अचानक से होता है, और याद रखना बच्चों अचानक से, ये क्या होता है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। ठीक है, आता है, लेकिन ये अचानक से ही जब चेंज हो जाता है किसी डीएनए या जीन्स में, क्या है, परिवर्तन हो जाता है अचानक से ही। ठीक है। तो उसके कारण जो बीमारी बनती है उसे ही हम म्यूटेशनल डिजीज कहते हैं, उत्परिवर्तन संबंधी बीमारियां कहा जाता है। हम इनको भी समझेंगे ये कैसे बनती है। आपकी एस्बेस्टस होता है, पराबैंगनी किरणें आती हैं एस्बेस्टस के कारण, और जो कार्बन जलता है ना, जलने के कारण जो कार्बन निकलता है उसके कारण आती है। उसके कारण सब एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे इनको कि किस किस प्रकार से ये बीमारी बनती है, कैसी कैसी होती है, और ये वाली बीमारी भी कैसी कैसी होती है, क्यों बनती है, क्या कारण है, सारा इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे कल के चैप्टर में। ठीक है। कल आपकी डिजीज जो है सारी हम खत्म करा देंगे, बहुत सारी डिजीज हैं तो वो सारी डिजीज हम एक साथ कराएंगे, कल कराएंगे। केवल 2 भागों में हमने इनको बांटा है। ठीक है। तो बस इनको याद रखना है आपको। ठीक है। इनकी सारी एक्सप्लेनेशन हम आपको कल करा देंगे। अब समय नहीं है, समय काफी हो चुका है, थोड़ा सा हमें भी जो है थोड़ा काम है, अर्जेंट है, तो इसलिए क्या है आपको इतना रखना होगा, इतना ध्यान से समझिए। और इसके बाद जो है आपका हम इसका कल कंप्लीट इसको करा देंगे, इसका कोई भी जो है आपका नहीं बचेगा इसमें से। ठीक है। तो ये आपका जो है अनुवांशिक बीमारी है, कल हम आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। चलिए अब समझते हैं बस इसको कि आपको क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और हमने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस जो करनी है, तो वो हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर सहारनपुर बस अड्डे के सामने, बस स्टैंड के सामने जो है हमारा कोचिंग सेंटर है गीतांजलि क्लासेस, वहाँ पर आकर के ऑफलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करा सकता है। क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो इसके लिए वहाँ से अभी से ही जो, क्योंकि बच्चे क्या रहेंगे, कम बच्चे रहेंगे। जिन बच्चों का पहले ही एडमिशन हो जाएगा तो पहले ही होगा, वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सीटें जो रहेंगी उसमें फिक्स रहेंगी, घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। ठीक है। तो बढ़ सीट बिल्कुल भी नहीं सकती, जो फिक्स करेंगे कि इतने बच्चे रहने हैं तो इतने ही बच्चे रहेंगे। जिन बच्चों के एडमिशन पहले हो जाएंगे केवल वही बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो भी बच्चा कर सकता हो कांटेक्ट करके, हमने नंबर आपको बता ही दिया था पहले ही, आपका वीडियो स्टार्ट होने पर ही क्या है मोबाइल नंबर लिख दिया था, आपका एड्रेस लिख दिया था, वहां पे जा करके कर सकते हैं। कोई मोबाइल पे लिखा सकता है, जैसे भी चाहे ऐसे आप करा सकते हो। जिन टीचर से पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उसी का आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वहां पर जाकर के। ठीक है। तो ये है आपको समझना, बस इतना आपको रखना था। ठीक है। और हम जो क्लासेज है हमारी चली रही है, इस पर जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन कर सकता है, जो ऐप पर पढ़ना चाहता है ऐप पर आपको सुविधा ये मिलती है कि आपको वहां पर पूरी टेस्ट सीरीज मिलती है, पूरी पीडीएफ मिलती है, हर प्रकार से नोट्स की पीडीएफ मिलती है। आपको जो कराया जाता है उसी से संबंधित प्रश्न कराए जाते हैं, टेस्ट कराए जाते हैं, पीडीएफ दी जाती है उसी नोट्स की। ठीक है। तो वो बिल्कुल आपकी ऑफलाइन की तरह चलती है ऐप पर। तो ठीक है। लेकिन जो बच्चा अपने नोट्स बना सकता है इस प्रकार से बना ले। ठीक है। तो यहाँ से बन सकते हैं, ये भी वही है, तो आप इतना कर सकते हो। बस थोड़ा डिफरेंस आ जाता है उसमें ऐप पर और ऑफलाइन में, देखो आते ही ऑफलाइन का अलग हो जाता है,
ठीक है। तो जो बच्चा समझ सकता है वो ऐसे करे, जो ऑफलाइन करना चाहता है तो वो ऑफलाइन आ सकता है, ठीक है। इतना आपको करना है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।